मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 5 फरवरी 2023 और आज के सत्र में पुनः हम प्रतिदिन की भांति डेली की तरह आपके लिए हिंदू एनालिसिस के साथ उपस्थित हैं। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस बस यह है कि आज चूंकि संपादकीय नहीं होगा तो हम बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही यह आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, इंग्लिश तो बेसिक नीड है, या आपको किसी भी मतलब आप आगे अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो जानकारियां तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो उन जानकारियों के लिए भी आप हिंदू एनालिसिस को अवश्य सुने। यह आपकी तैयारी में, आपके ज्ञान संवर्धन में, आपकी प्रतिभा के विकास में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है, आपको ज्ञान संपन्न बनाने में, आपके अगल बगल या करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने में हिंदू एनालिसिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ठीक है, तो सत्र में आप प्रतिदिन जुड़ें और अगर यह सत्र आपको पसंद आता है, आप तो लगता है आपको कि दूसरे भी इससे बेनिफिट हो, तो इसे आगे भी बढ़ाएं, ठीक है, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इसे लाइक कमेंट अवश्य क्या करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर क्लियर्स अपॉइंटमेंट ऑफ 5 एससी जजेस। देखो एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो नियुक्ति है ना, उसको उन्होंने मंजूरी दी है, सेंटर ने अपॉइंटमेंट को क्लियर किया है। तो उससे संबंधित न्यूज है। हम सभी जानते हैं, अगर यूपीएससी के हिसाब से देखो तो न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाएगा, ये जुडिशरी के अंतर्गत। और दूसरी बात अगर आप देखें ना इसमें अगर आप देखो इस तो ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी मतलब चर्चा में रहता है प्रायः कि सरकार और न्यायपालिका के बीच कभी कभार टकराव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है ना, सरकार एक कानून भी लेकर आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो कॉलेजियम क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही तैयार किया है और वो कॉलेजियम रिकमेंड करती है सरकार को कि ये जज को आगे इन्हें मतलब नियुक्त किया जाए, और सरकार उस पर निर्णय लेती है। कई बार यह गतिरोध का कारण भी बन जाता है, तो प्रायः इन कारणों से यह चर्चा में रहता है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे। इसकी घोषणा भी किरण रिजिजू जो हैं माननीय कानून मंत्री, उन्होंने ट्विटर पे की, है ना। तो उस दूसरी बात है कि बजट आउटले फॉर ई कोर्ट्स विल बूस्ट एफिशिएंसी। बगल में एक और न्यूज आप देख रहे हो कि बजट आउटले जो है, बजट वित्त जो है ना, जो वित्त दिया गया है ई कोर्ट के लिए, वो कह रहा है कि एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा, है ना, प्रभावकारिता को, प्रभाविता को बढ़ाएगा। कौन कह रहे हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं। अगला न्यूज़ हमारा है ये एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, चलो मैं इसको आप बताता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त की गई कमिटी है, ठीक है, हैज रिकमेंडेड दैट, उसने रिकमेंड किया है कि टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो संकटग्रस्त जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, क्लोज टू 800 किलोमीटर ऑफ प्रोपोज्ड पावर लाइन्स, जो प्रस्तावित पावर लाइन्स है थार और कच्छ रेगिस्तान में, राजस्थान के थार और गुजरात और राजस्थान है ना, उसके थार कच्छ रेगिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पर जो प्रस्तावित पावर लाइन्स है ना, उसके 800 किलोमीटर है ना, प्रस्तावित जो पावर लाइन्स है, बिजली का जो लाइन जाएगी, उसके 800 किलोमीटर नज़दीक में ना क्या क्या जाएगा, और रिकमेंड किया गया है कि आप इसको बचाने के लिए ना, इसको बचाने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, और इसको जो पावर लाइन है इसको आपको रीरूट करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। पावर लाइन को आप अंडरग्राउंड कर दीजिए या रीरूट कर दीजिए, मतलब दूसरे रास्ते से ले जाइए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इसी में मृत्यु होती है, ये इसमें फंस जाते हैं, ये चिड़ियाँ हैं ना, इसमें फंस जाती है। तो इस जीव के साथ, इस प्राणी के साथ ये समस्या है। अगर मैं इसको देखूँ, आप जैसे आगे पढ़ो, इसको जैसे दिया हुआ है, रीरूट करो या अंडरग्राउंड भूमिगत कर दो। दिस मेक्स अप ऑलमोस्ट 10% ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन्स, ये जो है ना लाइन जो है ना, इसका 10% होगा, लगभग 10% भागा को रीरूट करना पड़ेगा। डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट लो वोल्टेज पावर लाइन्स गो अंडरग्राउंड। देखो इसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कि लो वोल्टेज पावर लाइन्स है ना, उसको अंडरग्राउंड कर दो, है ना। नो सिग्निफिकेंट स्टेप्स अपीयर टू हैव बीन टेकन। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात, उसके बावजूद भी कोई ऐसा मजबूत कदम नहीं उठाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो पावर कंपनीज के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई हम पहल करेंगे और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या करेंगे, बचाएंगे, जो कि ऑलरेडी एक संकटग्रस्त पक्षी है, ठीक है। तो हमें ये देखना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये देखो,
उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया है, अनुपालन नहीं किया गया है रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट कह दी है, और जो रिपोर्ट इस न्यूज़पेपर के हिसाब से इस न्यूज़पेपर ने देखा है, ठीक है, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर भी दिया, कह भी दिया, फिर भी उसका अनुपालन नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मतलब ये अल्बाट्रोस बोलते हैं उसको, बाधक आप समझो, जो बाधा है, ठीक है, ऑफ द नेक ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो पावर लेंस होती है ना, इसमें ये फंस जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इससे इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका संरक्षण जो है वो आवश्यकता है, तो इस संदर्भ में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बन जाती है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी से आप देखो, पर्यावरण सभी जीवों को तो रहने का हक है, जैसे आप रह तो सभी जीव को रहने का हक है इस पर्यावरण में, प्रकृति में, तो सभी के संरक्षण की आवश्यकता है। डीएम में सब एज अ रिजर्वॉयर फॉर ओल्ड सार्स कोवी-2 वेरिएंट्स। अब देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि हिडन जो है ना वो एक रिजर्वॉयर बन सकता है, एक संरक्षण स्थली बन सकता है, किसके लिए, ओल्ड सार्स कोवी-2 वेरिएंट्स के लिए। ओल्ड सार्स कोवी-2 वेरिएंट्स के लिए क्या बन सकता है, ये घर बन सकता है, मतलब हिडन इसके वाहक हो सकते हैं। कैसे, स्टडी हैज फाउंड, एक स्टडी में पाया गया है कि वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ व्हाइट-टेल डियर विद सार्स कोवी, तो व्हाइट-टेल डियर है ना, उससे ना सार्स कोवी-2 का इन्फेक्शन देखा गया है। कहाँ पे, यूएस स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में देखा गया है। द आरएनए ऑफ द वायरस, इस वायरस का जो आरएनए है ना वो डिटेक्ट किया गया है कहाँ पर, 17 ऑफ 2700 सैंपल्स, 2727 सैंपल थे ना, उसमें से 17 सैंपल में डिटेक्ट किया गया है, पाया गया है, ठीक। कलेक्टेड ड्यूरिंग, जो कलेक्ट किया गया था सैंपल, कब से, सितंबर टू दिसंबर 2020, सितंबर से दिसंबर 2020 तक कलेक्ट किया गया था। एंड इन 583 ऑफ द 2762, 2762 सैंपल थे, उसमें से 583 में है ना पाए गए हैं। ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे 2021, है ना, 2021 में किए गए थे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो कहने का मतलब रिसर्चर ने पाया है ना कि ये एक तरह से जो वायरस है ना उसके मतलब वेरिएंट इसमें पाए जा सकते हैं, डेल्टा हो गया, अल्फा हो गया, है ना, ये सब जो है देखे गए हैं। तो एक तरह से ये जानवर है ना इसे फैलाने में एक भूमिका निभा सकते हैं, कभी भी फैला सकते हैं, क्योंकि इनमें ये पाया गया है, ठीक है। दे वर लास्ट डिटेक्टेड इन द ह्यूमंस, और ये देखो इसमें क्या है ना, इसमें पाया गया है, ये आदमी में भी को भी एक कोरोना वायरस हुआ था, उसमें अल्फा डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे। तो हिरन के संपर्क में आने से हो सकता है कि मनुष्यों में फैल जाए या अन्य जानवरों में फैल जाए, अन्य जानवरों के माध्यम से मनुष्यों के बीच फैल जाए, तो समस्या है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऑफ particular concern is the fact that the vital sequences are recovered from white-tailed deer were highly, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे सीक्वेंस है ना, जो वायरल सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस है जो कि वाइट-टेल्ड जो डियर है उससे जो पाए गए हैं ना वो हाईली डाइवर्जेंट फ्रॉम सार्स कोवी-2, ये सार्स कोवी-2 से काफ़ी डाइवर्जेंट हैं, विभिन्न रूप इसमें मतलब विविध हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। दिस इम्प्लाइज रैपिड एडेप्टेशन ऑफ द वायरस इन द व्हाइट-टेल्ड डियर। देखो व्हाइट-टेल्ड जो डियर है ना, उजली पूंछ वाली डियर जो है ना, हिरन जो है, उसमें मतलब ये है कि ये जो इन्फेक्शन है ना उसमें मतलब वायरस का जो होना है उसके एडेप्टेशन में काफ़ी वृद्धि पाई गई है, ठीक है, अनुकूलन में, ये आसानी से वायरस इनमें अनुकूलित हो जाता है। द स्टडी फाउंड, देखो ये जो अध्ययन है ना इसने पाया है कि मल्टीपल है ना, मल्टीपल स्पिल ओवर इवेंट्स फ्रॉम ह्यूमंस टू डियर ऑफ द अल्फा एंड डेल्टा लाइनेज। देखो अल्फा डेल्टा जो है ना इसमें मतलब मनुष्य से जो है वो डियर में जा सकता है, डियर से मनुष्य में जा सकता है। तो समस्या ये है, इस पर एक तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या आगे मतलब फिर मानव आबादी को चपेट में ना ले, समस्या की का कारण ना बने। तो कई जानवर जो है ना वो बीमारियों के वाहक बन जाते हैं, चाहे चमगादड़ है, वो कई बीमारियाँ उनमें रहती हैं और वो मनुष्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो हम कभी भी अपने आप को स्वस्थ रखें, सतर्क रहें, सतर्क रहना पड़ेगा स्वस्थ रखने के लिए। क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन। देखो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, ठीक है, उससे इंक्रीज होगा। क्या है, कंट्री जो है ना वो हाइड्रो पावर जनरेशन की ओर बढ़ेंगे,
ठीक है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो देयर इज अ ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीज्ड हाइड्रो पावर जनरेशन बट द रिस्क अराइजेज फ्रॉम वेरी हाई इनफ्लो ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल स्पेशली व्हेन द रिजर्वर्स आर ऑलरेडी फुल। अब देखो क्या है, कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेटर लाइक्लीहुड है, संभावना बड़े स्तर पे है कि क्या है कि अब देखो जो देश है ना इसकी ओर मूव करेंगे, ठीक है, लेकिन रिस्क क्या है, समस्या क्या है, वो है कि वेरी हाई इनफ्लो होगा, काफ़ी तेज बहाव होगा। क्यों? ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा बारिश अगर होगी, स्पेशली व्हेन द रिजर्वर्स आर ऑलरेडी फुल, जब रिजर्वर ऑलरेडी फुल होते हैं, जलाशय ऑलरेडी फुल होते हैं, तब इसको हैंडल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चैलेंजेज टू रिजर्वर ऑपरेशन, रिजर्वर के ऑपरेशन में चैलेंजेस क्या है ना, चुनौतियां क्या है। और जब देखो जलाशय ऑलरेडी फुल है, आप इसको मैनेज फिर कैसे कर पाओगे, एक्स्ट्रा पानी को कैसे आप मैनेज कर पाओगे, तो उसी कारण चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे आप मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि अनलाइक कोल पावर्ड पावर प्लांट्स, कोल पावर जो कोयला आधारित जो पावर प्लांट्स होते हैं उसके विपरीत ना हाइड्रो पावर की बात करो, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पावर प्रोड्यूसिंग सोर्स है ना, 13%, वो क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, महत्वपूर्ण योगदान करता है किसमें, क्लीन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्वच्छ विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता, किससे, हाइड्रो पावर से। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन क्लाइमेट प्रोजेक्शन, देखो ऑब्जर्वेशन और अवलोकन और क्लाइमेट प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 मेंबर टीम जो है ना आईआईटी गांधीनगर से, उसने स्टडी किया है कि हाइड्रो क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना कैचमेंट एरिया में, जलग्रहण क्षेत्र में, और उसके जो इम्प्लीकेशन है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, वो 46 मेजर डैम्स में उन्होंने अध्ययन किया है, जो कि कहाँ है, नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसमें टीम ने क्या पाया मैं बताता हूँ, देखो आपको, द टीम लुक्ड एट द इंक्रीज इन रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया, टीम ने पाया कि कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र जो नदियों का होता है उसमें बारिश में वृद्धि हुई है, और रिजल्टेंट जो है मतलब परिणाम स्वरूप क्या है, इनफ्लो जो है ना, वो जो 46 मेजर रिजर्वॉयर्स हैं नज़दीक में, ठीक है, उसमें मतलब वृद्धि हुई है फॉर टू शेयर्ड सोशो इकोनॉमिक पाथवे सिनेरियो, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें कुछ चैलेंजेज हैं, है ना, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आप इसे पढ़ेंगे तो अवश्य आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, आप इसे अवश्य देखें, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ चेंजेज है आगे, तो हम इसे समझेंगे। अगला टॉपिक है व्हाट मेड द अडानी ग्रुप कॉल ऑफ इट्स एफपीओ। देखो अडानी ग्रुप ने क्या किया, अपना एफपीओ वापस ले लिया। आपको पता है अडानी ग्रुप जो है वो कई क्षेत्रों में ये कंपनी है। अब बीच में क्या हुआ कि अमेरिका स्थित एक कंपनी है, उसका नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी समूह पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, ठीक है। उस आरोप के बाद क्या हुआ, अडानी की समूह ने भी एक जवाब दिया कि ऐसे ये आरोप मिथ्या हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं, सही नहीं है, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, केस करेंगे, है ना, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस कंपनी ने भी पलटवार किया कि हम तैयार हैं उसके लिए। तो जो भी प्रकरण हुआ, खैर हम प्रभाव पर आते हैं। उससे क्या हुआ, इस रिपोर्ट के आने से क्या हुआ, निवेशकों का भरोसा टूटा इस कंपनी पर, अडानी समूह पर, ठीक है। अब इसका शेयर गिरने शुरू हो गए, शेयर गिरे तो उसमें जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी है ना एलआईसी, इसके भी शेयर गिर गए। इसको कर्ज देने वाले जो बैंक थे उसके भी शेयर गिर गए, है ना। तो कहने का मतलब ये अगर प्रभावित हुआ तो उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, क्षेत्र हैं, उस पर भी इसका प्रभाव देखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही है, एफएक्यू है कि व्हाट मेड द अडानी ग्रुप कॉल ऑफ इट्स एफपीओ, कि अडानी ग्रुप को जो एफपीओ अपना वापस लेना पड़ा, तो मतलब क्यों लेना पड़ा, है ना, व्हाट मेड, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। अब कुछ लॉजिक होंगे ना, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाई डिड द कंपनी टेक दिस डिसीजन, कंपनी ने ये डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, एफपीओ बोलते हैं, ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, आप इसे देख लो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को एफपीओ बोलते हैं, ठीक। was fully subscribed. Are the Adani Group's troubles over after the cancellation of the FPO? अब देखो अडानी ग्रुप की जो ट्रबल्स हैं, समस्याएं हैं, और वह खत्म हो गई हैं, है ना, एफपीओ के कैंसिलेशन के बाद नहीं खत्म हुई हैं। व्हाट डिड द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से, अब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट क्या कहता है, एलआरआई कैपिटल एंड मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के बारे में, ठीक है। तब स्टोरी जो मुझे तक पता है, मैंने आपको बताया कि जो अडानी ग्रुप था ना, उसने क्या किया था, 1 तारीख को मतलब कॉल ऑफ कर लिया, इसने कितना कर लिया, 20,000 करोड़ का एफपीओ था उसको कॉल ऑफ कर दिया, मतलब वापस ले लिया, और पैसे ना लौटा दिए जो इन्होंने इन्वेस्टर से कलेक्ट किए थे, ठीक है। एफपीओ वापस ले लिया अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने को एक तरह से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि
इसका जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 9.11 लाख करोड़ ना ड्रॉप हो गया है, नीचे आ गया है। ठीक है, अब रिपोर्ट आई थी, मैंने बताया आपको, हिंडनबर्ग जो है यूएस की एक फर्म है, उसने 24 जनवरी को रिपोर्ट की थी। अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए थे, है ना, कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था, मैनिपुलेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन का लगाया था आरोप। तो लेकिन अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन निवेशकों का भरोसा कम हुआ, मार्केट में इनके शेयर में काफ़ी कमी आ गई, है ना। ये तीसरे स्थान पर कहाँ थे, तो काफ़ी नीचे आ गए, है ना, काफ़ी 15-20 रैंक नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है ना, अमीरों की लिस्ट में। तो ये सब है, इसके बारे में चर्चा की गई है कि आखिर क्या परिस्थितियां थी जो अडानी ग्रुप को अपना कॉल ऑफ करना पड़ा IPO, और क्या ये समस्या का निदान है, क्या अब सब कुछ स्थितियां पहले की तरह हो गई हैं, पूर्ववत हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा है नहीं, निवेशकों का भरोसा टूटा है पहले से। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा है, हम इसको देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हो। से नीचे देखो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, द स्टोरी सो फार, मैंने बताया आपको भी, स्टोरी सो फार पूरा बता दिया ये। ठीक है, उसके बाद फिर इस साइड आप देखो, द लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का जो लॉस है ना, मतलब निवेशकों का जो आत्मविश्वास होता है, आप में विश्वास होता है, उसकी जो हानि है ना, कैन मेक एनी फॉर्म ऑफ फंड रेजिंग, बी इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट्स, हार्डर। देखो, द लॉस ऑफ इन्वेस्टर, ये जो है ना, लॉस ऑफ इन्वेस्टर जो है, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ना, उससे क्या हो जाएगा कि फंड रेजिंग में थोड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है, कर्ज नहीं मिल सकते हैं। अब देखो, कोई भी कंपनी जो काम करती है ना, खासकर अडानी समूह जो है, मान लो ये, अब कोई भी कंपनी कर्ज लेती है, ठीक है, काम करने के लिए, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अब प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अगर आपकी मार्केट साख अच्छी नहीं है, आपकी कंपनी का शेयर गिर गया है काफ़ी, आप पर आरोप लगे हैं, तो कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है और अपने प्रोजेक्ट्स को रन करा पाना, मतलब नकदी की कमी हो जाती है कंपनी के लिए। तो ये एक विषय रहेगा इनके लिए। तो खैर, आज इतने टॉपिक थे, कल फिर आर्टिकल, कुछ नवीन आर्टिकल के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होगा। वैसे मैं एक बार बाकी टॉपिक को रिवाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले पढ़ा था हमने कि ये जो सेंटर है उसने अपॉइंटमेंट क्लियर कर दिया, ठीक है, 5 जजेस का। तो उसके बाद फिर आपका ये है कि जो अल्बाट्रॉस जो है, बाधक जो है, जो मतलब ये ग्रेट इन्वेस्टर जो फंसते हैं इस पावर लाइन्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बात को मानो, थोड़ा सही कर दो इसको। आप इसमें ये जो मर रही हैं, ये जो ग्रेट इन्वेस्टर जो फंस रही हैं पाइपलाइंस में, पाइपलाइंस बोलते हैं, सॉरी, पाइप लाइन जो है, पावर लाइन्स जो हैं, उसमें जो फंस रही हैं ऊपर में, तो इसे आप ना ग्राउंड में रखो। ठीक है, क्योंकि ताकि इनका संरक्षण हो, लेकिन उस पर सही से कंप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका साइंस का है कि जो हिरन जो है वो SARS-CoV-2 के रिजर्वोयर बन सकते हैं, वाहक बन सकते हैं, और साथ ही दूसरे जानवरों में, मानवों में, मनुष्य में, मानव आबादी में इसके फैलने का कारण बन सकते हैं। उसके बारे में बताया गया है। साइंस वाले टॉपिक के अंतर्गत इसको लेते हैं, साइंस एंड टेक में आप ले लो इसे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हाइड्रो पावर जनरेशन को कैसे बढ़ाएगा, अब बढ़ाएगा तो क्या समस्या आएंगी। ठीक है, उतने अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मानव आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आप भी पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका FAQ में अडानी ग्रुप ने क्यों अपना IPO वापस लिया, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कल जो है पुनः संपादकीय अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, आज तो नहीं है। ठीक है, तो कल फिर संपादकीय के साथ आप सभी के सामने हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।